नमस्कार, किस्सा कुर्सी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। सबसे पहले फटाफट खबरें। यूपी के जौनपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में हुए शामिल। 2022 चुनाव को लेकर अध्यक्षों को दिया मंत्र। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। मुंबई हमले का मुद्दा उठाया तो योगी ने जिन्ना को लेकर हमला किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेशवासियों को सौगात दी। सीएम योगी ने गोंडा में एथेनॉल प्लांट का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज रायबरेली में नवनिर्मित राज्य बीमा कर्मचारी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस दौरान रायबरेली में वर्षों से किराए पर चल रहे अस्पताल के बहाने बिना नाम लिए सोनिया गांधी पर कसा तंज। हरियाणा के भिवानी में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेता परमजीत सिंह मड्डू के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मोहाली में चल रहे टीचर्स के धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। केजरीवाल धरना प्रदर्शन में बोली, हमारी सरकार आने पर सभी टीचरों को परमानेंट करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हो गई है। किसानों ने 29 नवंबर को संसद मार्च का फैसला 4 दिसंबर तक स्थगित कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 4 दिसंबर को अगली बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा को बड़ा तोहफा दिया है। योगी ने मैजापुर चीनी मिल में 26 हेक्टेयर में बनने वाले देश के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। ये प्लांट मई 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस दौरान योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हमने आतंकियों को उनकी मांद में घुसकर मारा है, जबकि दूसरी सरकारों ने गुंडों और आतंकियों को पनाह दी थी। गोंडा के मैजापुर चीनी मिल में ये एथेनॉल प्लांट है, जिसका शिलान्यास आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। लेकिन इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले माफियाओं का राज था, आतंकियों का राज था, लेकिन हमने ऐसे माफियाओं और आतंकियों को खत्म किया है, जबकि पिछली सरकारें इस तरह के आतंकियों को पनाह दिया करती थी, उनकी रक्षा किया करती थी। पहले भी हो सकता था। आखिर किसने रोका था कांग्रेस को? किसने रोका था बबुआ को? और किसने रोका था बुआ को? तो पहले भी थे ना। इनको तो पूरा मौका मिला था ना प्रदेश में कार्य करने का, लेकिन नहीं। पहले विकास के लिए भी काम होता था, भाई भतीजेवाद के लिए काम होता था। अपना पराया था, जाति के नाम पर आते थे, क्षेत्र के नाम पर आते थे, बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाते थे, दंगा करवाते थे। इनके दोहरे चरित्र में कभी मत आना, उनके बहकावे में कभी मत आना, क्योंकि इन लोगों के बयानों से तो गिरगिट भी कभी कभी शर्मा जाए। और रजनीश मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं लखनऊ से। रजनीश, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लगातार शिलान्यास हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हर जगह योगी हमला भी बोलते हैं पिछली सरकारों पर। आज भी उन्होंने कहा है कि पिछली सरकारें माफियाओं को, आतंकियों को पनाह देती थी, हम उनको खत्म कर रहे हैं, घर में घुसकर मार रहे हैं। देखिए, योगी जी के भाषण में जो 2022 का विधानसभा है उसकी पटकथा लिखी जा चुकी है। योगी जी का जहां भाषण होता है वो लगातार कहते हैं कि अपराध मुक्त, माफिया मुक्त, और हमने फलाने फलाने माफियाओं पे हमने कार्रवाई की। तो कहीं ना कहीं ये तो तय है कि जिस तरीके से विपक्ष सरकार पे हमलावर है और सरकार के मुखिया कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पे हमलावर है, 2000 का चुनाव बड़ा ही रोचक होगा, क्योंकि एक दूसरे पर डायरेक्ट हमलावर है। इसमें कहीं तीसरे पार्टी को रोल अदा करने नहीं दे रहे। पता है कि आमने सामने की लड़ाई में किसको कितना फायदा होना है, किसको कितना नुकसान होना है। तो वो लोग नहीं चाह रहे कि आमने सामने की लड़ाई में कहीं से कांग्रेस पार्टिसिपेट करे, बहुजन समाज पार्टी पार्टिसिपेट करे। हालांकि आपने तो खुद ही समाजवादी पार्टी के चौकट पार कर गई है, तो उनको भी लग रहा है कि आपकी भी मौजूदगी न रहे। तो जो भी हमला होता है सीधे हमला होता है, सीधे अखिलेश यादव पे हमला होता है, अखिलेश यादव का हमला सीधे योगी आदित्यनाथ पे हमला होता है।
तमाम उसके उदाहरण भी है, मौके भी है। और हालांकि जिस तरीके से बयानबाजी का दायरा बढ़ गया है, आज अनुराग ठाकुर का भी सीधा हमला था कि हम दंगल कराते हैं, आप दंगा कराते हो। तो ये तो तय है कि जो 2022 का चुनाव होगा, आमने सामने समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ही लड़ेगी। इसीलिए कोई दल, कोई नेता एक दूसरे पर हमला करने का, जुबानी हमला करने का मौका छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रजनीश इस जानकारी के लिए। इधर बीजेपी से जाटों की नाराजगी को भांपते हुए और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन को देखते हुए मायावती ने मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में सबसे हॉट सरदना विधानसभा सीट पर जाट कार्ड खेलते हुए संजीव धामा को चुनाव मैदान में उतार दिया है। बीएसपी की प्लानिंग क्या है 2022 में इस सरदना विधानसभा सीट को लेकर, हमारे संवाददाता सनुज शर्मा की रिपोर्ट देखिए। में 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 7 विधानसभा सीटों पर अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया था। लेकिन सबसे हॉट सीट सरदना विधानसभा सीट पर बहन जी ने जाट कार्ड खेल दिया है और यहां से संजीव धामा को प्रत्याशी बनाया है। खास बातचीत करने के लिए संजीव धामा हमारे साथ हैं। संजीव, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। एक चीज जानना चाहूंगा कि देखिए, सबसे हॉट सीट सरदना विधानसभा सीट है, आपको यहां से प्रत्याशी बनाया गया है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किन चीजों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? जनता के बीच महंगाई का मुद्दा होगा, गन्ने का मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा होगा, और जो 10 साल से हमारे यहाँ विधायक का जो भ्रष्टाचार चरम पे है उसका मुद्दा होगा। उससे मुक्ति दिलानी है इस सरदना विधानसभा को। इससे पहले जो प्रत्याशी लड़े, यहाँ 2 बार लड़ चुके हैं, 2 बार हार चुके हैं, उनका पिछली सपा की सरकार का जो मुद्दे हैं वो भी मुद्दे उठाए जाएंगे। उन दोनों से जनता त्रस्त है। जो किसान आंदोलन चला है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापसी ले लिए हैं, आप किसानों की बात कर रहे हैं, तो क्या इसको भी मुद्दा बनाएंगे कि पहले क्यों लिया गया, अब क्यों वापसी किया गया? ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है। ये मुद्दा क्यों नहीं है? अगर आज उन्हें वापस लेना ही था तो 700 आदमियों की आहुति क्यों ली गई? 700 से भी बल्कि 750 आदमियों की आहुति क्यों ली गई? उस मुद्दे को तो सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दा है वो, उसे हम जनता के बीच लेके जाएंगे। खास तौर से किसान बिरादरी आज की तारीख में इस भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नाखुश है। उनके अंदर गुस्सा है, उस गुस्से को 2022 के चुनाव में दिखा देंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, संगीत सोम है, विधायक हैं, 2 बार वहां से लगातार चुनाव जीते हैं, समाजवादी पार्टी की और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन लगभग तय है और ये चर्चा चल रही है कि अतुल प्रधान को फिर से मैदान में उतारा जाएगा। आपका मुकाबला किससे है? मैं अपना मुकाबला किसी से नहीं मानता, क्योंकि दोनों की दोनों ही वहां आप क्षेत्र में आप लोग घूमते हैं, उन दोनों से ही जनता त्रस्त है। वहां दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों सपा और भाजपा के प्रत्याशी दोनों एक जैसे हैं। उन दोनों से जनता त्रस्त है और उनसे मुक्ति चाह रही है। इसलिए बहन जी ने वहां मेरे रूप में एक उम्मीदवार दिया है जिसे जनता हाथों हाथ लेगी। और पंजाब से बड़ी खबर, जहां पर टीचर्स के धरना प्रदर्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल हुए हैं। मोहाली में टीचर्स धरने पर बैठे हुए थे, अरविंद केजरीवाल भी उनके साथ जाकर धरने पर बैठ गए। पंजाब की जनता भाषण सुनकर पक चुकी है। उन्होंने ये आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया है और कहा है कि हमारी सरकार अगर आएगी तो फिर सबको, जितने भी टीचर्स हैं, उनको परमानेंट किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने चन्नी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है। तो सीधे तौर पर शिक्षकों को लेकर अरविंद केजरीवाल काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने ऑटो वालों की बात की थी, लेकिन आज शिक्षकों के धरना प्रदर्शन में पहुंच गए अरविंद केजरीवाल। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो जो शिक्षक जो अभी संविदा पर काम कर रहे हैं, जो परमानेंट नहीं है, हमारी सरकार बनने पर ऐसे सभी शिक्षकों को परमानेंट किया जाएगा। इससे पहले भी शिक्षकों का पक्ष लेते वो कह चुके हैं कि पंजाब में शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है तो शिक्षकों को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन चन्नी सरकार टीचर्स को लेकर कोई काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से पंजाब के स्कूलों में टीचर्स की कमी हो गई है। इस बात को मुद्दा बना चुके हैं अरविंद केजरीवाल। और आज जब वो पहुंचे थे जहां ये टीचर्स प्रदर्शन कर रहे थे मोहाली में, तो यहां पर एक टीचर टावर पर जा चढ़ा था ईटीटी शिक्षक अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर। उसको भी अरविंद केजरीवाल समझाते हुए दिखे थे। इधर चंडीगढ़ में आपको बता दें कि एक बेरोजगार ईटीटी शिक्षक रोजगार नहीं मिलने की वजह से नाराज था और पंजाब विधायक छात्रावास के सामने एक टावर है, उस पर यह शख्स चढ़ गया, जिसे बाद में कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया। क्या नीचे वो ऊपर से था ना, फिर वो दिखेगा नहीं ना गरीब बंदा। इस शख्स को अभी तक रोजगार नहीं मिला है, ईटीटी करने के बावजूद बेरोजगार है। इस बात से नाराज ये शिक्षक, क्योंकि नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी, इसीलिए
विधायक छात्रावास के सामने टावर पर ये युवक जा चढ़ा। अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे, उससे अपील की और काफी मशक्कत के बाद इस नाराज शिक्षक को नीचे उतार पाने में कामयाबी हासिल हुई। लेकिन अब ये इन्होंने तो कुछ करना नहीं है। तो सर हमारा 30 तारीख को कोर्ट फैसला है, तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि पंजाब सरकार से सर आप भी करो कि 30 तारीख को हमारी मेरिट लिस्ट जारी कर दें, क्योंकि जो गलती हुई है डिपार्टमेंट से हुई है। सर 11 साल से हम बेरोजगारी झेल रहे हैं। मैं सहमत हूँ आपसे। लगा रखे हैं कि 36,000 कर्मचारी पक्के कर दिए, उसमें ना तो कोई टीचर हुआ ना कोई सफाई कर्मचारी हुआ, तो वो 36,000 सफाई कर्मचारी कौन से पक्के किए? मेरे तो झूठ बोल रहे हैं इसका। दोस्तों मैं अभी यहाँ पे बैठ के आपके नेताओं की सारी बातें सुन रहा था। उन्होंने बताया कि इसी धरने पे लगभग सारे नेता आ चुके हैं। कैप्टन साहब भी आए, मनप्रीत बादल भी आपके किसी धरने पे पहुंचे, सारे पार्टियों के सारे नेता आ चुके हैं। मेरे ख्याल से आप लोग भी भाषण सुन सुन के पक गए होंगे। जिंदगी आपकी भाषण सुन सुन के बीत गई, जिंदगी आपकी वादे सुन सुन के बीत गई। तो टीचर्स के बीच पहुंचे अरविंद केजरीवाल। लगातार वो पंजाब में अपनी जो दखलंदाजी है वो बढ़ाते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को इस समय पंजाब में मौका भी दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में हमने देखा था कि कैप्टन अलग हो गए, उसके बाद सिद्धू की नाराजगी लगातार कांग्रेस को देखी जा रही है। वो एंटी गवर्नमेंट स्टेटमेंट लगातार दे रहे हैं। अकाली और बीजेपी का गठबंधन अब रहा नहीं है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी को मौका दिख रहा है, और इसीलिए लगातार पंजाब की यात्रा पर है अरविंद केजरीवाल। पिछली बार जब वो पंजाब पहुंचे थे तो उन्होंने ऑटो वालों से मुलाकात की थी। ऑटो ड्राइवर्स को एक अहम योगदान उन्होंने बताया कि दिल्ली में ऑटो ड्राइवर्स का योगदान रहा, तभी उनकी सरकार बनी, और अब शिक्षक उनके एजेंडे पर हैं, और आज इसलिए शिक्षकों के प्रदर्शन के बीच में पहुंचे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे वापस।